हाँ जी, हम लोग विटामिन्स पढ़े थे अभी तक, और हमने अभी तक जितने भी विटामिन्स पढ़े हैं उनके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनको कहाँ कहाँ से जो है हम अवेलेबल करवा सकते हैं, यानी हम उसको प्लांट ओरिजिन से ले सकते हैं, एनिमल ओरिजिन से ले सकते हैं, और इसके अलावा हमने उसको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ा है कि अगर वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएं तो हमारी बॉडी में उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो हमारी बॉडी को क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर उनकी नॉर्मल अमाउंट रहेगी यानी बैलेंस डाइट रहेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस होंगे, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेंगे। इसलिए हमने विटामिन्स के भी काफी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो अब हम विटामिन बी की क्लास को पढ़े थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 12 विटामिन पे कंसिस्टेड है। तो अब हमारे दो विटामिन रहते हैं, एक विटामिन बी 9 और एक विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 9 और 12 आज हम कवर करेंगे, तो होपफुली हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में हम इसको कवर कर लें, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग के बाद जो आपको क्वेश्चन होंगे आप वो मेरे से कर लेना। तो विटामिन बी 9 तक हमने पहले पढ़ा था, तो अब हम इधर से कंटिन्यू करेंगे कि विटामिन बी 9 का सेकंड नेम है फॉलिक एसिड, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, प्लस ये हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल का मतलब ये है कि अगर हाई टेम्परेचर भी होगा तो ये उसको बर्दाश्त कर लेगा, हीट से रेजिस्ट करेगा, और एंटी एनीमिक फैक्टर है। एनीमिया होता है आरबीसीज की आपकी ब्लड में कमी हो जाती है, तो एंटी एनीमिक को कहेंगे कि ये आरबीसीज की कमी नहीं होने देगा, ठीक है, यानी ये अच्छा है कि ये आरबीसी के लेवल को कम होने नहीं देता। विटामिन एम इसका सिनोनिम है, यानी हम आपको पेपर में भी आ सकता है कि फॉलिक एसिड को का सेकंड नेम क्या है, तो विटामिन एम लिखा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि विटामिन बी 9 की बात हो रही है, ठीक हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बेंजीन रिंग है, यानी इसमें तकरीबन जो है वो 4 से 5 रिंग्स हैं, तो ये आपने एज इट इज याद रखना है, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी केमिस्ट्री की बात की करें तो हमारी बॉडी में यानी जब हम विटामिन बी 9 हमारी बॉडी में जो नेचुरली सिंथेसाइज होता है, और जो उसकी एक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में मौजूद है ना, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट है। यानी अगर हमारी बॉडी में टीएचएफ अवेलेबल हो ना, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म जो है ना वो टेट्राहाइड्रोफोलेट की, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड की ये है, टेट्राहाइड्रोफोलेट इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो फॉलिक एसिड होता है ना यानी विटामिन बी 9, ये टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड है, यानी इसके पास एक ग्लूटामिक एसिड है, ठीक हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इसके पास क्या होता है, टेरिडीन न्यूक्लियस होता है, जो कि किससे लिंक होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, यानी ये होता है बेंजीन रिंग, ये उसकी होती है पैरा पोजीशन, ये होती है उसकी मेटा पोजीशन, और ये होती है उसकी ऑर्थो पोजीशन। तो इस पोजीशन के ऊपर यानी पैरा पोजीशन के ऊपर जो है ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर लगा होगा। तो इस तरह से जो है ना ये फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और हम दूसरी बात उन्होंने ये बताई हुई है कि जब फैटी एसिड जो है ना यानी जो हमारी बॉडी में ऑयल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो रिड्यूस होते हैं ना, रिड्यूस से मुराद ये है कि जब उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, यानी ये है हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स, जैसे ऑयल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उस तरह फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनको हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इनकी रिडक्शन होती है, यानी इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। मैं प्लस हाइड्रोजन बना रही हूँ, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ये फर्स्ट चेंज होते हैं 7 डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, यानी 7DHFA। उसके बाद मजीद इसकी रिडक्शन होती है, यानी इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये चेंज हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जिसको हम विटामिन बी 9 भी कह सकते हैं और उसको हम फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है और इस तरह से हमारी बॉडी में पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसको हमने पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा होता है, बेंजोइक एसिड, अमाइनो बेंजोइक एसिड लगा होता है, इसकी वजह से हम उसको ये वाला नाम देते हैं। सोर्सेज की बात की जाए तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है नेचर में, यानी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका नेम फॉलिक एसिड इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स के फॉलिएज में, यानी जो चारा होता है ना, जैसे प्लांट्स का जो ग्रीनी पोर्शन होता है, ये इसमें मौजूद होता है, इसलिए इसको हम फोलाकाइन भी कहते हैं। एनिमल सोर्स की बात की जाए तो ये हमें एनिमल्स के लिवर से मिलता है, किडनी से मिलता है, बीफ से मिलता है। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात की जाए तो सारी जो ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गया, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, यानी जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन है, आपको पता होगा उसमें कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं।
तो जहां जहां पर भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना, वहां वहां पर ये विटामिन B9 और फॉलिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा होता है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, यानी अगर विटामिन B9 या फॉलिक एसिड हमारी बॉडी को नॉर्मल अमाउंट में मिल रहा होगा तो ये हमारे लिवर में स्टोर होता है। इसके अलावा ये हमारे लिवर में तकरीबन 60% तक जो है वो स्टोर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी अगर फॉलिक एसिड की कमी का भी शिकार होती है ना, तो हमारी बॉडी में लिवर में इसके रिजर्व्स होते हैं, जिसमें से लिवर में से विटामिन B9 या फॉलिक एसिड निकलता है और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है। और जब हम फॉलिक एसिड लंबे अरसे तक नहीं लेते ना, यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं हमारी बॉडी में बन रहा होता, लंबे अरसे तक नहीं लेते, तो तब क्या होता है, तब हमारी बॉडी आहिस्ता से डेफिशिएंट होना शुरू होती है, क्योंकि जो हमारे लिवर में इसके रिजर्व्स पड़े हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में इसका एक बहुत मेन फंक्शन है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक्टिव फॉर्म इसकी हमारी बॉडी में टेट्राहाइड्रोफोलेट है, तो बेसिकली ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, ये दो नामों की वजह से है। एक तो ये है कि ये हमारी बॉडी में फॉर्माइल ग्रुप डोनर है, फॉर्माइल ग्रुप यानी ये हमारी बॉडी में डोनर के नाम से मशहूर है, फेमस जो है वो डोनर के नाम से है। और डोनेट क्या क्या कर सकता है, यानी किसी भी ग्रुप को ये एक तो फॉर्माइल ग्रुप डोनेट कर सकता है जिसको हम CHO ग्रुप कहते हैं, और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकता है जिसको हम CH3 कहते हैं। ठीक है, ये दो ग्रुप्स जो है ये हमारी दूसरे मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो जब जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्माइल ग्रुप से डेफिशिएंट होगा तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी फॉलिक एसिड जो है उसको फॉर्माइल ग्रुप डोनेट कर देगा, अगर किसी को मिथाइल ग्रुप चाहिए होगा तो ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देगा। तो इसलिए हमारी बॉडी में कभी भी कहते हैं कि टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में से डोनर कम हो जाएंगे। और ये भी आपने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको कहा जाता है कि वो ड्यूरिंग 9 मंथ्स जो है वो फॉलिक एसिड का यूजेज जो है वो रखें, और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं उनको कहते हैं कि वो यूज करें, ताकि जो हमारी बॉडी में जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो वैसे की वैसे ही रहे। इसके अलावा सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलिन, यानी जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है जितना नॉर्मल लेवल रहना चाहिए ये उसको भी मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी में इट रेगुलेट्स द हीमेटोपोइसिस, यानी हीमेटोपोइसिस का मतलब ये कि जो सेल्स बन रहे हैं ना और उनकी डिवीजन हो रही है, उनकी डिफरेंशिएशन हो रही है, स्टेम सेल्स जो बनते हैं उनके लेवल को नॉर्मल रखता है। और इसके अलावा ये विद विटामिन B12 यानी विटामिन B9 जो है ना वो नॉर्मली विटामिन B12 के साथ एसोसिएट किया रहता है कि दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ फंक्शन क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, और इसके अलावा एक हमारी बॉडी में हिस्टीडीन अमाइनो एसिड होता है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी देखें कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले जो इफेक्ट होंगे वो हिमेटोपोइटिक है, यानी जो हमारे जो जिसको गूदा कहते हैं ना, यानी जिसमें बोन्स और जिसमें हमारा सारा कार्टिलेज मौजूद है, जो सेंटर में जो बोन मैरो पड़ा होता है उसको हम हिमेटोपोइटिक कहते हैं। तो अगर इसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो बोन मैरो सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन यानी बोन मैरो कम बनेगा। पेनसाइटोपिनिया होता है कि जब हमारी बॉडी में से सारे सेल्स की कमी हो जाती है ना, यानी RBCs, WBCs, प्लेटलेट, सारे सेल्स की कमी हो जाती है, तो विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, कि जो RBCs होते हैं ना उनका साइज नॉर्मल नहीं होगा, उनका साइज बड़ा होगा। मेगाब्लास्टिक मतलब उनका साइज बड़ा होगा। ठीक हो गया। सेकंड बात की जाए कि अगर विटामिन B9 की हमारी बॉडी से कमी हो जाए तो रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें एजोस्पर्मिया होता है। ये वाली कंडीशन जिसमें इजेकुलेशन के दौरान जो है स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होते, यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन लेवल 0 हो जाता है, तो इससे ये बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव लॉस है। और सेकंड एमोनोरिया होता है कि जो फीमेल जो कंसीव कर रही होती हैं तो उनका जो यूट्रस होता है उसके इर्द गिर्द एक एमनोरिया मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, तो वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो यूट्रस ठहरेगा नहीं, वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो अगर विटामिन, वही इसलिए कहा है ना मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको जो है रेकमेंड किया जाता है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये विटामिन B9 की टैबलेट्स लें। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, क्योंकि मतलब ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। और जनरलाइज इफेक्ट्स में देखा जाए तो डायरिया हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन यानी आपकी बॉडी में चीजें, आप फूड का इंटेक तो कर रहे होगे बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं आपको खुराक कहते हैं ना लग नहीं रही होगी। डर्माटाइटिस यानी स्किन इशू हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, लेथार्जी, आपकी बॉडी हर वक्त थकी थकी महसूस करेगी, और इजी फटीग के आपकी बॉडी पे इजिली जो है आप थक जाओगे। ठीक है, तो ये है विटामिन B9।
अब आप लोगों ने, मुझे पता है कि ये सारे विटामिन हम पढ़ रहे हैं और हम इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, यानी हम इस बायोकेमिस्ट्री आपका ये है ना सब्जेक्ट, तो आप इनकी सबकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आई नो कि ये बहुत टफ है। तो जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं ना, समझोगे नहीं ना, आपको याद नहीं होंगे। इसलिए आपने इनकी सिनोनिमस आ जाता है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाते हैं तो वो, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर इनकी एक्सेस हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। इसके लिए आपको विटामिन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग अपनी डेली की रूटीन बनाओ कि एटलीस्ट 2 विटामिन डेली कवर करो। तो इस नहीं हो सकेगी। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं विटामिन B12। जैसे रिकॉर्डिंग एंड होगी, फिर आपने अगर विटामिन B9 से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस करने होंगे तो कर लेना। विटामिन B12 को पढ़ें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है विटामिन B9 की निस्बत। हालांकि विटामिन B9 और B12 दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फंक्शनिंग के लिए, दोनों एक दूसरे के बगैर जो है ना वो काम नहीं कर सकते। तो विटामिन B12 जो है मोस्ट पोटेंट विटामिन है। पोटेंट का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना, यानी अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए, तो ये पेरिनिशियस एनीमिया कॉज करता है। अच्छा, अब पेरिनिशियस एनीमिया क्या होती है? एक तो नॉर्मल एनीमिया होती है ना। नॉर्मल एनीमिया का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। और पेरिनिशियस एनीमिया होता है कि जब आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनिशियस एनीमिया। तो ये आपको शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एनीमिया एंड पेरिनिशियस एनीमिया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पेरिनिशियस एनीमिया का मतलब ये है कि वो वाला मतलब वो वाला एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आपके आरबीसीज का लेवल कम होगा ना, तो उसको बोलेंगे पेरिनिशियस एनीमिया। और अगर कोई नॉर्मल, अगर आपके आरबीसीज का लेवल कम हो रहा है ना बॉडी में, तो उसको नॉर्मल एनीमिया बोलेंगे। बट अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से जो है ना, अगर आपको आरबीसीज, आपके रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो रहा है, तो उसको पेरिनिशियस एनीमिया बोलेंगे। इसके सिनोनिमस की बात की जाए तो कोबालामीन इसका सिनोनिमस है, सियानो कोबालामीन इसका नाम है, कोबामाइड भी बोलते हैं, कोबाल्टामीन भी बोलते हैं, और एंटी पेरिनिशियस एनीमिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी नाम अगर आपको एमसीक्यू में आता है ना, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि विटामिन B12 की बात हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कि सोर्सेज के, मतलब ऑब्वियसली ये हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है। तो विटामिन B12 जो है ना, ये हम सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी में गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे विटामिन B9 के बारे में पढ़ा है कि वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल ओरिजिन में मिलता है, लिवर और किडनीज में होता है। इसके अलावा होल मिल्क, एग्स में, फिश में, चीज में, मसल्स में, यानी एनिमल्स के मसल्स में मौजूद होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा जो है ये नहीं पाया जाता, बट जो लेग्यूम्स होते हैं ना, यानी जो फलदार वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें फलियां आ जाती हैं, मटर आ जाते हैं, उनमें जो है ना ये पाया जाता है। मैम, केमिस्ट्री की बात करें ना तो ये कहा जाता है कि विटामिन B9 जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज है, जो विटामिन B12 है ये एनिमल ओरिजिन है। हाँ, वेरी गुड। विटामिन B12 जो है ये एनिमल ओरिजिन से मिलता है हमें, और विटामिन B9 जो है वो वेरी गुड, वो हमें प्लांट से मिलता है। गुड, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात की जाए ना, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली ये विटामिन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और इसके अलावा इसमें कोबाल्ट होता है, ये भी हमें पता है, कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है। वाटर सॉल्युबल है, वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाता है। और अगर इसकी पीएच न्यूट्रल है ना, यानी अगर पीएच इसकी 7 है, तो ये अगर हाई टेम्परेचर भी होगा ना, तो ये उसमें उस सोल्यूशन में ठहर जाएगा। बट अगर इसकी पीएच अल्कलीन है ना, यानी अगर 7 से पीएच ज्यादा है, 7 से लेकर 14 के दरमियान में है, और हाई टेम्परेचर भी है, तो ये फिर विटामिन जो है ये लाइव नहीं रहेगा, ये डेड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा हुआ है कि 2 तरह के विटामिन होते हैं जो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया हाइड्रोक्सी कोबालामीन और सियानो कोबालामीन। कोबालामीन तो आपको पता है कि हम विटामिन B12 कहें या कोबालामीन कहें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। तो हाइड्रोक्सी कोबालामीन का मतलब ये है कि विटामिन B12 के साथ जो है ना हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। ठीक है। और अगर हम सियानो कोबालामीन की बात करें, तो इसका मतलब यह है कि विटामिन B12 के साथ ना सियानो ग्रुप अटैच है। ठीक हो गया। तो ये दोनों में फर्क है कि हाइड्रोक्सी कोबालामीन में ना हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा विटामिन B12 के साथ, और सियानो कोबालामीन में क्या होगा,
सियानो ग्रुप अटैच होगा। और हाइड्रोक्सी कोबालामीन जो है ना, ऐसा कोबालामीन है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली यानी फिजियोलॉजिकली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है कि जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे आप इस वक्त, मैं और आप नॉर्मल कंडीशन में, हमें कोई डिजीज नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हर चीज नॉर्मल होती है, न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉडी नॉर्मल होती है। तो उसमें जो हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 की मौजूद होती है ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन, यानी जब आपकी बॉडी से में विटामिन बन रहे होते हैं ना, आइसोलेट हो रहे होते हैं, तो उस वक्त में जो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की फॉर्म मौजूद होती है वो सियानो कोबालामीन होती है। ठीक हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें ना, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको जरा गौर से समझना कि ना, इसको पहले मैं पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ कि जैसे ही विटामिन B12 का आप इंटेक करते हो ना, यानी आपने फूड में उसका इंटेक किया, तो सबसे पहले ये आपकी ना गट में ना, यानी आपके जैसे आपने फूड का इंटेक किया तो ये प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है। ठीक है, यानी प्रोटीन का बॉन्ड बना लेती है विटामिन B12 के साथ। तो इस हाँ जी, मैं इसकी ऑप्शन का सॉरी कि ये क्या करता है कि ये पहले जो है, यानी ये खुद से अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता, बस ये समझो कि इसको किसी साथी की जरूरत है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग ना, थोड़ी टाइम के लिए अपने कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी खाना गुजरा 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 वो स्टमक में आएगा। स्टमक में आते ही ना इसने प्रोटीन से अलग होना है, तो प्रोटीन को कट करती है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन और विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स स्टमक ना, ये प्रोटीन और विटामिन B12 के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इनको दोनों को आपस में तोड़ देंगे। तोड़ने से प्रोटीन खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीएजेस उसको खत्म कर देंगे। तो उसी वक्त में क्या होगा कि कुछ आपकी मतलब आपके जो स्टमक है ना, स्टमक के कुछ फंडस वाला जो एरिया है ना, यानी जो स्टमक का इंटरनल एरिया, उससे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज होंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं कि जो किसी भी ऑर्गन के अंदर के फैक्टर्स होते हैं ना, जो उसकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और जो किसी ऑर्गन के बाहर के फैक्टर्स होते हैं ना, यानी जो बाहर इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल होंगे, और एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहर होंगे। तो स्टमक के अंदर के इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो रिलीज होंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो अब इस विटामिन B12 को ना, ये रेस कर देती हूँ क्योंकि अभी वो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि यहां से जो है ना आपका में, तो ये जो स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहा था ना, इसको डिफरेंट से कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो स्टमक ने रिलीज किए थे ना, वो खाने को, यानी इस विटामिन B12 को ले जाएंगे किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में आके ये यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, और उसके बाद ये आपके ब्लड पोर्टल में चला जाएगा।
ब्लड पोर्टल का मतलब ये है कि ब्लड में चला गया और ब्लड से ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और यहाँ से आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि विटामिन B12 जो है वो अकेले आपकी बॉडी में आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। प्रोटीन उसका एक तरह से कैरियर होगा, साथी होगा, साइकिल समझ लो, कुछ भी समझ लो। फूड जो है वो आपकी गट से पास होकर स्टमक में जाएगी। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पैंक्रियाटिक प्रोटीएज होते हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करके विटामिन B12 से अलग कर देंगे। उसके बाद स्टमक जो है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में इससे जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। इलियम होती है, इलियम B12 है, यहाँ से आपके ब्लड की पोर्टल में चला जाएगा और वहां जाकर सप्लाई करेगा, यानी विटामिन B12 रिलीज हो जाएगा और यहाँ से आपकी बॉडी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में इसका काम क्या है कि ये आरबीसीज की मतलब आर्बिचुरेशन में इन्वॉल्व है, यानी WBCs को मैच्योर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन करता है। आइसोमराइजेशन होता है कि मॉलिक्यूल जो है ना एक फॉर्म से ना स्विच करते रहते हैं दूसरी फॉर्म से स्विच करते रहते हैं तीसरी फॉर्म में। अब क्या होता है कि उनके नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम रहते हैं, बट उनकी क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। तो ये उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है ये विटामिन B12? मैथियोनिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मैथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा क्या है, फोलेट पूल क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि विटामिन B12 जो है विटामिन B9 की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो विटामिन B9 को हम टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं ना, तो ये विटामिन B12 है ना, वो विटामिन B9 को बनने में हेल्प करता है। तो ट्रांसमेथिलेशन करता है, यानी जो मैंने आपको बताया था ना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है या फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो विटामिन B12 यहाँ पर जो है ना विटामिन B9 को एड करता है, यानी उसकी हेल्प करता है कि वो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर सके। इसके अलावा क्या है, ये लिपोट्रोपिक फैक्टर का काम करता है। लिपोट्रोपिक फैक्टर्स इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि हमारी बॉडी में ना जब फैट्स की लेयर ज्यादा हो जाती है ना, फैट्स का कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो लिवर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, लिवर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो लिपोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो फैट्स जो लिवर का फैट है ना उसको कम करते हैं, यानी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर लिवर में फैट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे ना, तो लिवर आपका रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा, प्लेटलेट्स नहीं बनाएगा। तो इसलिए लिपोट्रोपिक फैक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से आरबीसीज को, इन चीजों को कम करते हैं। तो विटामिन B12 जो है ना वो रोल प्ले करता है इन लिपोट्रोपिक फैक्टर्स को बनाने में, ताकि आपका लिवर जो है ना उसमें फैट इकट्ठे ना हो, यानी लिपोट्रोपिक फैक्टर मौजूद होंगे तो वो लिवर जो है उसको फैटी नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करते हैं और कुछ और सब्सटेंसेस बनाने में। अच्छा, अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में सबसे पहले मैंने आपको पेरिनिशियस एनीमिया एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उससे डायरेक्टली जो है आपके स्टमक जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज नहीं करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे, आपकी बॉडी को फौरन मैसेज चला जाएगा कि आरबीसीज ना बनाए जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में इनफ विटामिन B12 मौजूद नहीं है, जिससे आपकी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देंगी। एंटीबॉडीज आपको पता है ना कि जब हमारे मतलब सरवाइव करवाती हैं हमारी बॉडी में, जब भी कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन कोई वायरस एंटर होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनना बंद होंगे ना स्टमक में, तो उसी वक्त जो है ना हमारी बॉडी हमारे मतलब इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी ताकि हमारी बॉडी सरवाइव करे। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फॉलिक मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन B12 जो है स्क्रीन, हाँ, विटामिन B12 जो है वो जुड़ा है विटामिन B9 से। तो विटामिन B12 की कमी होगी तो विटामिन B9 की ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि अगर विटामिन B12 नहीं बनेगा, ब्लड पोर्टल में नहीं आएगा, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उससे आपके क्या होगा, गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी हो जाएगी। पैंक्रियाटेक्टोमी यानी पैंक्रियास डिसऑर्डर हो जाएगा, पैंक्रियास की डिजीज क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है कि इन्फेस्टेशन ऑफ, ये रेस कर देती हूँ नजर नहीं आएगा, हाँ, इन्फेस्टेशन ऑफ टेपवर्म, कि जब आपकी बॉडी वीक होती है ना तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को
यानी खुराक आपने खाई है ना, उसके बाद वो ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, तो आपके अब्जॉर्प्शन को टेपवर्म कम कर देता है। तो टेपवर्म ऐसा वर्म है कि वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और आपको और विटामिन B12 से डेफिशिएंट करेगा। इसके अलावा स्प्रू होता है कि जो ये पैरासाइट, टेपवर्म एक पैरासाइट है ना, तो पैरासाइट होने से पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी को, जिससे ना आपकी बॉडी में ना एलर्जी कॉज होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बाज लोगों को टेपवर्म की इन्फेस्टेशन से, यानी टेपवर्म के एंटर होने की वजह से उनकी बॉडी में अजीब तरह के वो तप्पड़ से और एक ना बॉडी उबरी उबरी सी हो जाती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो पैरासाइट जो है इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, और इसके अलावा जो आपके ड्रग्स है ना जो आप लोगे, उसका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा। ड्रग्स से मुराद ये नहीं है, मतलब दूसरी वाली ड्रग्स नहीं, यानी हो रही है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है अपना इसके सब्जेक्ट का, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी इस तरह की ब्रांच है साइंस की जिसमें आप दो चीजों को मर्ज करते हो, या हम ये कह सकते हैं कि दो चीजों को मिक्स करते हो। एक होगी बायो और एक होगी टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप इस फील्ड में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करो, या आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इस तरह के पर्पस के लिए इस्तेमाल करो कि वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट का काम करें। यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए आप कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च करो, और आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू लॉन्च करो। तो इसको हम बोलते हैं कि ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये टेक्नोलॉजी और बायो का इंटरेक्शन है। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके जितने भी फायदे हैं, एप्लीकेशन मतलब उनके जितने भी एडवांटेजेस हैं, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं और उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करो और इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए, यानी सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए यूज करो, जिसमें आपके आ जाती है कि जैसे ये जो हाई लेवल पे इंजाइम प्रोडक्शन होती है, जो हाई लेवल पर जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की या ग्लूकोज रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होते हैं। तो इसका मकसद या इस फील्ड का एम ये होना चाहिए कि इससे सिर्फ आपको बेनिफिट हासिल हो। ठीक है, और इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो, जिसमें आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेनली आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, सारे नहीं, सर्टेन वायरसेस, एल्जी, फंजाई, इनको आप यूज करते हो। और मोस्टली जो यूज स्पीशीज जो है वो है बैक्टीरिया, जिसको मोस्टली यूज किया जाता है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर आप उसको बायोटेक्नोलॉजी पर्पस के लिए यूज करते हो। इसके अलावा क्या है कि यानी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी आपने मैनकाइंड की उसके लिए। ठीक है, अब इसको यानी उन्होंने यूरोपियन फेडरेशन ने भी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया। उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स thereof and the molecular analogues for products and services। यानी सेम वही बात है, बट उसकी वर्डिंग डिफरेंट कर दी है। उन्होंने क्या कहा है कि आप इंटीग्रेट करो नेचुरल साइंसेस का, मतलब ये कि नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को और उन ऑर्गेनिजम्स के जो भी फायदे हैं, उनके जो सेल्स हमें फायदे देते हैं, उनको यूज करते हुए आप मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करो, जिससे आपकी मार्केट को या मैनकाइंड को फायदा हो। ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, ये इनकॉर्पोरेट है, यानी ये मिक्स है माइक्रोबायोलॉजी के साथ भी, फिजियोलॉजी के साथ भी, जेनेटिक्स के साथ भी, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी, इम्यूनोलॉजी के साथ भी। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोब्स की स्टडी, फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन पार्ट्स को स्टडी करना, जेनेटिक्स मतलब ह्यूमन जीन्स को स्टडी करना, बायोकेमिस्ट्री मतलब ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, इम्यूनोलॉजी मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी को पढ़ना, केमिस्ट्री मतलब उनकी बॉन्डिंग देखना, मैथमेटिक्स आपको पता है, फिजिक्स भी आपको पता है, और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को भी पता है। इन सब के मिक्सचर को हम बोलते हैं कि वो होता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी हर फील्ड में ही काम करती है।
अब इसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इम्पोर्टेंस में ऑब्वियसली ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, हर सब्जेक्ट में इसकी जो है आप लोगों को जो है इसका एक एक्सपोजर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए मैनकाइंड का बेनिफिट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये जो उन्होंने स्केच सा बनाया है ना, इसमें हमने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में इन्वॉल्व है। तो ये सेंटर में बायोटेक्नोलॉजी है और ये क्या क्या कर रही है, ये फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स को इवेल्युएट कर रही है, मैथमेटिक्स को करनी है, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी, केमिकल इंजीनियरिंग मतलब जो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे जो इंजीनियरिंग होती है वो ब्रांच, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजी जिसमें आप ह्यूमंस की स्टडी करते हो, जेनेटिक्स जीन्स की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूलर पाथवे पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडल्ज करना। इसके अलावा अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट देखें तो ये करती क्या क्या, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी जिनोम में से, जिनोम का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक जिनोम होता है। जिनोम मतलब उसका कंप्लीट जेनेटिक मेकअप, कि उसमें कितने जीन्स हैं, वो किस तरह बने हैं, जो भी उनका हिसाब है, तो उसको कहते हैं कि उसका कंप्लीट जेनेटिक मेकअप। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी मर्जी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस करना चाहते हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करना चाहते हो, इसकी एग्जांपल लेते हैं जैसे प्लांट्स है ना, प्लांट्स जो है अगर उनको पानी ना दिया जाए तो वो विल्ट हो जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं। तो अगर आप प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई जीन ऐड करना चाहते हो कि वो प्लांट्स मुरझाए नहीं, यानी वो प्लांट्स में अगर पानी नहीं भी मौजूद होता तो उनमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो कि वो उस पानी की कमी के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें, तो आप क्या करते हो कि उस प्लांट के अंदर आप ऐसा जीन इंड्यूस कर देते हो जो कि इस रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है अपने अंदर और टॉलरेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक है। यानी टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो अगर पानी कम भी होगा ना तो वो जीन ऐसा होगा कि वो प्लांट को विल्ट नहीं होने देगा। आप उस जीन को इस प्लांट के अंदर भेज देते हो और अब ये बन गया रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। यानी अगर इसके पास पानी नहीं भी होगा ना तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। तो इस तरह इस जीन को एक जगह से निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजने को हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम्स की प्रोडक्शन करना। टिश्यू एंड सेल कल्चरिंग का मतलब यह है कि लैब्स में जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे अब मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो उसमें प्लांट्स पे भी काम होता है, एनिमल्स पे भी काम होता है। तो जो प्लांट्स की लैब होती है उसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, और जो एनिमल्स की लैब होती है उसको बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर लैब। तो इसी तरीके से टिश्यू एंड सेल कल्चर का मतलब ये है कि टिश्यूज और सेल्स को यूज करते हुए आप एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, इसके अलावा होती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे सपोज एक है जीन, इसको किसी और कलर से, हाँ इससे शो कर देती हूँ कि जैसे एक जीन होता है जीन 1, एक है जीन 2, ठीक है, ये हो गया जीन 1, ये हो गया जीन 2। इनको मिक्स करने के बाद एक और जीन बनेगा जो इनका मिक्सचर होगा 1 2, ठीक है, यानी इन दोनों का मिक्सचर है। इसको कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, यानी ये दोनों जीन्स का मिक्सचर है। तो इस तरह के जीन्स को बोलते हैं हाइब्रिड, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, कि आपने दो डिफरेंट जीन्स को फ्यूज कर दिया है, मिक्स कर दिया और आपने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज है उसमें बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए ना, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, फंगस को, एल्जी को यूज करते हुए बड़े बड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एथेनॉलिक प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे ये जो बेकरी की सारी आइटम्स होती है ना, ये बेसिकली सारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ही होती हैं। यानी ये बेकरी की हम सारी चीजें खाते हैं ना, जितनी भी पेस्ट्रीज और ये सारी, इनके अंदर जो जो चीजें डलती हैं ना जिससे ये सारी आइटम्स तैयार होती हैं, ये बेसिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटर्स में विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बनती है। उसके बाद आ जाती है लास्ट ब्रांच जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हमने पढ़ा कि जैसे ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये इनके भी जो सिस्टम पढ़ते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मिक्सिंग ब्रांच ही है।
अच्छा, इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना इस वक्त में, यानी करंट अगर हम उसको डिस्कस करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो ड्रग्स की डेवलपमेंट भी कर रही है, वैक्सीन्स डेवलपमेंट कर रही है, फूड प्रोडक्ट्स बना रही है, एंजाइम्स बना रही है, और थेराप्यूटिक मेथड्स बना रही है। थेराप्यूटिक मेथड्स होता है कि जैसे जो जो बीमारियों का इलाज अभी तक मुमकिन नहीं था, या जो जो बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं हुआ था, तो इस तरह के जीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो जीन्स की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके थेरेपी कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर सपोज करते हैं कि अगर किसी को टिश्यू कैंसर है, ठीक है, यानी अगर कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट है जिसमें कैंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जीन्स उनके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं जो कि जिस जिस टिश्यू में प्रॉब्लम है ना उसको कट करके अलग कर देते हैं और नया जीन वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। तो नया जीन वहां पर आएगा, तो नया जीन आते उसकी थेरेपी कर देगा। थेरेपी का मतलब होता है क्योर कर देना। ठीक है, थेरेपी मीन्स होता है क्योर, यानी किसी चीज से आप किसी चीज का आप क्योर करो, इलाज कर लो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो होती है थेरेपी। तो इस तरह की जीन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं जो कि बॉडी में जाते ही बॉडी को, मतलब बॉडी की जो भी बीमारी है उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं जिसमें हागोबिन क्लियोराना है और वॉल्टर गिलबर्ट है, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में की फील्ड में काम किया और उनको नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे जीन टेक, सिटस और हाइब्रिटेक, ये बड़ी फेमस कंपनीज है जो फेमस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। तो इनमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर ही हो रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है बायोटेक्नोलॉजी में। तो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताया। किसी जीनोम में से एक जीन लेकर प्लांट में डाल देना कि उस प्लांट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, या फिर किसी भी और स्पीशी में डाल देना जिसमें भी आप रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपने जो प्लांट का ओरिजिनल डीएनए था उसके साथ रिकॉम्बिनेशन कर दिया, यानी उसके जीन को चेंज कर दिया। देखो ना, आपने एक जगह से जीन कट किया और कट करने के बाद आपने इसको किसी और लोकेशन पे ऐड कर दिया, तो बेसिकली हमने प्लांट के जीनोम को उसको कर दिया ना, यानी रिकॉम्बिनेशन कर दिया। प्लांट के जीनोम में वेरिएशन आपने क्रिएट कर दिया, यानी आपने अब जो नया जीन इंसर्ट करने से उसके भी तो जीनोम में एक जीन का इजाफा हुआ है ना, प्लांट के जीनोम में भी। तो इसका मतलब यह है कि आपने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, आपने उसके अंदर एक वेराइटी इंड्यूस कर दिया, रिकॉम्बिनेशन होगी यानी मिक्सिंग कर दी है जीन्स की। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड ह्यूमन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि दो जीन्स को फ्यूज करके एक नया जीन बनाना जिसके अंदर दोनों जीन्स की खुसूसियात हो, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ह्यूमन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम या बायो कैटालिस्ट टेक्नोलॉजी में, एंजाइम्स की टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। प्लांट सेल कल्चरिंग में किया जा रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट सेल कल्चर लैब में होता है। एनिमल सेल कल्चरिंग का भी मैंने बता दिया कि एनिमल सेल कल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। फर्मेंटेशन में भी मैंने बताया। इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन। वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि पूरे शहर का वेस्ट जो है वो एक एक जगह पे डिस्कार्ड होता है, तो अब जब ये जो वेस्ट है एक जगह पे इकट्ठा होता है ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप उस वेस्ट को, इससे पहले कि वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाए, आप उस वेस्ट में से भी कुछ अच्छी और यूजफुल चीजें जो है रिसाइकल कर लो। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग, जो चाइना बहुत अरसे से कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है कि जो ह्यूमंस का वेस्ट होता है ना, जो भी आपके घरों का वेस्ट है, जो भी मतलब कलेक्ट होता है वेस्ट बीन्स में, वो सारे वेस्ट बीन्स को रिसाइकल करके इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और इस वक्त आप लोगों में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसने सुना होगा कि चाइना में जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, उसके ऊपर से भी गाड़ी गुजरती है ना, तो उन्होंने इस तरह से जमीन के अंदर कुछ मशीनरी सेट की हुई है कि जैसे गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। यानी इतने वो फास्ट हैं कि वो किसी चीज को जाया नहीं करते हैं, वो हर चीज को रिसाइकल करके उसको एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये होती है, दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी ने ही इंसान को इतनी अकल दी है कि वो हर किसी भी वेस्ट चीज को भी यूज करते हुए
रिसाइकल करके उसमें से अच्छी चीजें क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या मतलब है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच में भी यही होता है कि उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गए एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि मतलब ऑब्वियसली कि इस बायोटेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो जीन थेरेपी के बारे में मैंने बताया कि वो डिजीजेस को क्योर करने के लिए और डिजीजेस की थेरेपी के लिए यूज किया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रग्स नहीं बनाई जा रही हैं, ठीक है। एक सेकंड में देखूं कि स्टूडेंट, अच्छा, एक बात तो ये है कि ड्रग्स के लिए और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, यानी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो कैंसर है उसमें रेडिएशंस के थ्रू, कीमो रेडिएशंस के थ्रू जो है वो कैंसर सेल्स को किल करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी ने ही जो है ना डॉक्टर्स को या साइंस को अप्रोच प्रोवाइड की है कि कीमोथेरेपी की मदद से आप इस तरह की बीमारियों का भी खात्मा कर सकते हो, जो बीमारियां जो हैं वो किसी वक्त में लाइलाज थी, जिनका इलाज नहीं हो पाता था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ड्रग्स में और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स बनाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सेकंड चीज आ जाती है कि यही जो आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यानी दोनों जीन्स को मिक्स करके फ्यूजन करके नया जीन बनाना, रिकॉम्बिनेशन करना, टिश्यू कल्चरिंग करना, सेल कल्चरिंग और जीन थेरेपी के लिए यूज करना, ये एक उसका एप्लीकेशन होगी। थर्ड है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि जब भी आपकी बॉडी में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो आपके ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो आपकी ब्लड में से डिफरेंट ऑर्गेनालिज में या डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डिसऑर्डर्स फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, उन सब बीमारियों में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं आपकी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन स्पीशीज या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के की डिफरेंट ग्रोथ और मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो हार्मोन गड़बड़ कर रहा है ना, जैसे ये जो थायराइड, जिनको गोइटर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, यानी गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है जिसका इश्यू हो जाता है, तो थायराइड की ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि नया वहां पर हार्मोन भेज देते हैं, यानी पुराने हार्मोन को नए हार्मोन से रिप्लेस करके वहां पर उस डिजीज की थेरेपी कर देते हैं, उस डिजीज का क्योर कर देते हैं। तो ये जो नया हार्मोन बनता है ना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है, जिसकी वजह से आपका जो डिजीज है वो क्योर हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसमें उन्होंने कुछ हार्मोन्स की एग्जांपल मेंशन की हुई, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हो गया और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये भी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी आपकी बॉडी की ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जीन थेरेपी में आपने, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिफेक्टेड जीन्स को आप न्यू जीन से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। डिफेक्टेड जीन्स यानी जिन जीन्स की वजह से डिजीज हो रही थी उनको आप न्यू जीन से रिप्लेस कर देते हो, जिससे आपकी बॉडी की थेरेपी हो जाती है। तो ये जो रिसेंट टाइम्स है, ये इसमें आप जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, हीमोफीलिया के या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको इवन के एड्स के पेशेंट को भी जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो क्योर करने की, या इस बायोटेक्नोलॉजी के अप्रोच से क्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप क्या करते हो कि प्लांट सेल्स और टिश्यूज में आप क्या करते हो कि आप आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब्स या आर्टिफिशियल कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो आप लोगों ने शायद देखी हो, इस तरह की ग्लास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, और कॉनिकल फ्लास्क इस शेप की होती है। तो इनमें आप सेल्स, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स के कल्चर्स ऐड करते हो, और कल्चर्स ऐड करके उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करते हो जो कि उनकी ग्रोथ करवाते हैं, और उनको आप हाई लेवल पे ग्रो करवा के ना, यानी उन स्पीशीज को, उन एनिमल्स को या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा के ना, आप उसके अंदर से डिफरेंट सबस्ट्रेट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और उसको फिर आप जो है वो क्रॉप के बेनिफिट के लिए या ह्यूमन के बेनिफिट के लिए उसके अंदर से यूजफुल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज हो रही है, चीपर वैक्सीन्स बना रही है,
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बना रही है, जिससे आपका क्या होगा, आपकी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से क्योर होगा, और ये वायरस के खिलाफ, प्रोटोजोआ के खिलाफ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ये वैक्सीन बनाती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत सारी डायग्नोसिस कर रहे हो बीमारियों की। डायग्नोसिस का मतलब ये कि बीमारी की क्या उर्दू में क्या कहेंगे, कि बीमारी की जांच पड़ताल करना, यानी साइंस की मदद से आप उस तरह कर रहे हो जिसमें एग्जांपल आ जाती है कि प्लाज्मिड प्रोफाइल एनालिसिस, यानी जो ह्यूमन का प्लाज्मिड होता है, सॉरी जो ह्यूमंस का नहीं होता, बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड होता है उसके बारे में जानते हो। जीनोम फिंगरप्रिंटिंग, यानी फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है कि जिससे जो मर्डरर्स होते हैं, यानी जिन जगहों पर मर्डर वगैरह होते हैं, तो फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मल्टी लोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस। मल्टी लोकस एंजाइम का मतलब ये है ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो काफी जगहों पे जाके काम कर सकते हैं, काफी जगहों पे जाके एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि डीएनए की फ्यूजन की जा रही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर, जिसमें आप एक जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हो। अलाइजा होती है डिटेक्शन की टेक्निक, जिससे आप किसी भी फॉरेन यानी कोई भी एंटीजन या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी डिटेक्शन आप कर सकते हो। तो ये जो सारी जेनेटिक डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए जो सारी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ये बेसिकली किसकी मदद से हमें पता चली है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पता चली है। तो उन्होंने क्या किया है कि यूएस की जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई है, और उसने कहा है कि आप बायोलॉजिकल एजेंट्स का, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनका कंट्रोल यूज करो। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल यूज करो और उसको मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए यूज करो। तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। आपने मैनकाइंड के मतलब बुराई के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए, कि मैनकाइंड तरक्की करे, उसके लिए आपने यूज करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर बच्चे रिकॉर्डिंग तरह स्टॉप करो ताकि मैं पूछ लूं कि किसी को कोई इशू तो नहीं है। कोई ऐसा जीन जो आपको, हाँ, कोई भी ऐसा जीन जो आपको ऐसा लगता है कि आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, तो किसी भी स्पीशी में हो, वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, किसी में भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जीन आपको फायदा दे सकता है, तो आप उस जीन को वहां से कट करते हो। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। होता यह है कि ये एक होता है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है ना, उसके अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जो है ना, साइंस में इसको हम बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल वहीकल होता है। बायोलॉजिकल व्हीकल का मतलब ये है कि ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी इसको आप एक स्पीशी से निकाल के दूसरी स्पीशी में भेज सकते हो, या इसके लिए आप एक और वर्ड यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, ये आप क्या करते हो, बैक्टीरिया में से इसको निकालते हो, निकाल के आपने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड अब बाहर आ गया। अब इस प्लाज्मिड में आप क्या करते हो कि इस प्लाज्मिड का आप एक जीन कट करते हो। सपोज आपने इसका ये हिस्सा कट कर दिया। ठीक है, कट करके आपने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, तो अब ये जब आपने इसको कट किया तो अब ये इस तरह से प्लाज्मिड रह गया ना, यानी कटा हुआ प्लाज्मिड बन गया इस तरह करके। तो अब इसमें स्पेस है कि आप इसमें कोई भी अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा जीन जो आपको लगता है कि आप इंसर्ट इसमें करना चाहते हो, सपोज वो जीन ए है। ठीक है, आप उसको किसी और ऑर्गेनिज्म से कट करते हो, यानी ये जीन किसी और ऑर्गेनिज्म में था, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। आप इसको ऐसे कट करोगे, कट करके ऐसे निकाल लिया, ये एक जीन निकला है, और निकाल के आपने इस जगह पे इसको फ्यूज कर दिया। तो ये होती है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आपने क्या किया है कि एक जीन को निकाल कर किसी और के जीन में इंसर्ट कर दिया। और अब आपने इंसर्ट कैसे करना है, यानी ये जो कट रहा है और ये जो ऐड हो रहा है, ये कैसे करना है, ये जो जिस जीन से आपने इसको कट करना है ना, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, या वो एंजाइम्स होते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। तो जिस मॉलिक्यूलर सीजर से आपने इस जीन को कट करना है ना, उसी सेम मॉलिक्यूलर सीजर से आपने इसको यहाँ पर जोड़ना भी है। और ये जो जोड़ने का अमल होता है ना, यानी जोड़ने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कि लाइगेशन हो रही है।
यानी लाइगेशन का मतलब होता है, लाइगेशन का लफ्जी मतलब होता है जोड़ना, तो आप इसको लाइगेट कर देते हो यानी जोड़ देते हो। ठीक है, तो जैसे आपने इसको जोड़ा प्लाज्मिड दोबारा से वैसे ही बंद हो गया। अब आप इस प्लाज्मिड को आप प्लाज्मिड नहीं बोलोगे, अब ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब ये है कि अब इस प्लाज्मिड में एक नया जीन जो आपकी अपनी मर्जी का था आपने वो इंसर्ट कर दिया है, तो अब इस प्लाज्मिड में वैरायटी प्रोड्यूस हो गई है, तो इस वैरायटी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, बेशक रिकॉर्डिंग में भी वैसे रिकॉर्ड हो गया होगा। अच्छा, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि अब ये वो वाला प्लाज्मिड नहीं रहा जो ये पहले था, जो हमने फर्स्ट स्टेज पे आइसोलेट किया था, बल्कि अब ये एक ऐसा प्लाज्मिड बन गया जिसमें एक नया जीन आके इंसर्ट हो गया। तो इस इंसर्शन की वजह से या इस नए जीन की वजह से हम बोलेंगे कि ये प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। अच्छा, अब होगा ये कि आपने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरिया में भेजना है ना, क्योंकि प्लाज्मिड बाहर रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको एक होस्ट सेल चाहिए होगा या उसको एक लिविंग सेल चाहिए होगा जिसके अंदर वो जाए और जाके डिवाइड करे। आप इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इसको इरेज कर देती हूँ। आपने क्या किया, ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था, आप इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरियल सेल लोगे और बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज दोगे। तो यानी इस तरह करके ये दोबारा से प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको आरपी से शो कर देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा और बैक्टीरिया जो है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ये डिवाइड करता है, इसकी कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये 2 सेल में डिवाइड होता जाएगा उस तरह ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी इसके अंदर डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, ये जो हमने ए जीन इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऐसे बढ़ता जाएगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज जो ऐसे प्रोड्यूस होती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजकर आप कितनी सारी उसकी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को बच्चे स्टॉप कर दो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग को बच्चे स्टॉप कर दो।